विधानसभा, जहां कार्यवाही शुरू हो चुकी है। संविदा कर्मी तो हैं, उनको दर्जा देने की आवश्यकता ही नहीं है। संविदा कर्मी दर्जा देने का कोई प्रावधान नहीं है। जहाँ तक इनके पैरा टीचर्स का और अपने शिक्षा कर्मियों का वक्तन वेतन बढ़ाया गया है। हमारी सरकार आने के बाद 2017 में 10%, 2018 में 10% और 2020 में 15% वेतन बढ़ाकर इनको एक तरीके से आगे बढ़ाया गया है। जहाँ तक इन्होंने संविदा कर्मियों के नियमितीकरण के बारे में मेरी अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है, उस कमेटी की रिपोर्ट जो है बन रही है, वो आप जानते हैं कि कैबिनेट को पहले प्रस्तुत की जाएगी। उसके बारे में अभी कहना उचित नहीं होगा। अगला प्रश्न महोदय, अगला प्रश्न संख्या 65 श्रीमती चंद्रकांता बेगवाल। प्रश्न संख्या 65। माननीय मंत्री जी, कृषि विपणन अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी, माननीय सदस्य, मैं माननीय सदस्य फिर निवेदन करना चाहता हूं, संसदीय परंपराओं को तोड़ने का जो रिकॉर्ड बना रहे हो आप, वो कल आप सत्ता में आओगे, आपके साथ तकलीफ आएगी। प्रश्नकाल की महत्ता को समझते हुए आप अपना प्रोटेस्ट करें, पर जो माननीय सदस्य, जो एक इशू डिस्कस हो जाता है हाउस में, वो दोबारा हाउस में डिस्कस नहीं होता है। आप जो परंपरा डाल रहे हैं, वो परंपरा संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में काले अध्याय के रूप में रखी जाएगी। आप अपना प्रोटेस्ट करें, प्रश्नकाल को रोकने का काम नहीं करें। फिर मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, प्रश्नकाल को रोकने का काम करेंगे, मुझे कठोर कार्रवाई करनी पड़ेगी, और कठोर कार्रवाई करने के लिए फिर प्रतिपक्ष रहेगा नहीं रहेगा, हाउस चलेगा। मैं फिर कहना चाहता हूं, यदि आप मुझे कंपेल करेंगे, प्रतिपक्ष की अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं करेंगे, संसदीय लोकतंत्र को कलंकित करेंगे, तो मुझे कठिन निर्णय लेना पड़ेगा। मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं, प्रश्नकाल को आप डिस्टर्ब नहीं करें। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, खंड संख्या 1, जी हाँ, बूंदी जिले में संचालित कृषि उपज मंडी समितियों एवं गौण मंडी यार्डों का मंडियों का श्रेणीवार विवरण परिशिष्ट ऐप पर संलग्न है। 2, जी नहीं, कृषि उपज मंडी समितियां स्वयं वित्त पोषित होती हैं। मंडी समितियों द्वारा मंडी निधि में उपलब्ध बचत अथवा राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड से प्राप्त अनुदान / ऋण से भूमि अवाप्ति एवं निर्माण कार्य कराए जाते हैं। बूंदी जिले में स्थित कृषि उपज मंडी समितियों द्वारा भूमि अवाप्ति आवंटन पर व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट व्यय एवं निर्माण पर किए गए व्यय का विवरण परिशिष्ट ऐप पर संलग्न है। खंड 3, राज्य की कृषि उपज मंडी समितियों में किसानों की फसलों को वर्षा के पानी से भीगने से बचाने के लिए मंडी प्रांगणों में कवर्ड ऑक्शन प्लेटफॉर्म, डोम, पानी निकासी हेतु ड्रेनेज सिस्टम बनाए गए हैं। इसके अलावा मंडियों द्वारा निःशुल्क तिरपाल भी उपलब्ध कराए जाते हैं। बूंदी जिले में संचालित कृषि उपज मंडी समितियों में किसानों की फसलों को वर्षा से भीगने से बचाने हेतु उपलब्ध सुविधाओं का विवरण परिशिष्ट व्यय पर संलग्न है। उपलब्ध सुविधाएं पर्याप्त हैं। उक्त सुविधाओं में आवश्यकता अनुसार निरंतर अभिवृद्धि की जाती है। बूंदी शहर में सृजित नवीन मंडी यार्ड कुवारती में कवर्ड टीन शेड निर्माण के लिए 692.81 लाख रुपए का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। शेष कृषि उपज मंडी समितियों से इस संबंध में प्रस्ताव प्राप्त होने पर उपलब्ध बचत एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता के आधार पर इस प्रकार सुविधाएं का सृजन किया जाता है। माननीय स्वास्थ्य प्रश्न संख्या 66, माननीय मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी।
अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का खंड 1। जी हाँ, नोखा शहर में नहरी पानी की से जलपूर्ति करने एवं गंदे पानी की निकासी के लिए नगर पालिका द्वारा विस्तृत कार्य योजना बनाकर RUIDP चतुर्थ चरण के ट्रेंच द्वितीय के अंतर्गत प्रस्तुत की गई थी। कार्य योजना का विस्तृत विवरण परिशिष्ट ऐप पर संलग्न है। उक्त कार्य योजना किस स्तर पर लंबित है, ये पूछा गया है। खंड 2 में नोखा शहर में नहरी पानी से जलापूर्ति करने एवं गंदे पानी की निकासी के लिए योजना का विवरण परिशिष्ट ऐप पर निहित है। खंड 3 माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT निर्णय 21/9/2021 द्वारा जुर्माना राशि 50 लाख रुपए आरोपित की गई थी। पालिका की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं होने के कारण ऋण सिकों से 50 लाख रुपए का ऋण प्राप्त कर न्यायालय के निर्णय अनुसार जिला कलेक्टर कार्यालय बीकानेर में दिनांक 9/12/21 को द्वारा जमा करा दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रश्न में जिस तरीके से पूछी गई है, योजना सिटी लेवल कमेटी बीकानेर के द्वारा 19/7/21 को अनुमोदित की गई थी। उक्त कार्य योजना का अनुमोदन एशियन बैंक के द्वारा करने के उपरांत इस योजना का वर्क फाइनलाइजेशन की बैठक 24/12/21 को किया गया। प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति की राशि 129 करोड़ 50 लाख की दिनांक 5/1/22 को RUIDP के द्वारा जारी की गई। नोखा में नहरी पानी से जलापूर्ति करवाने एवं गंदे पानी की निकासी के लिए निविदा प्रपत्र एशियन विकास बैंक के स्तर पर अनुमोदन की प्रक्रिया में है। अनुमोदन उपरांत सफल निविदा प्रक्रिया पश्चात कार्य प्रारंभ किया जाना संभावित है। यह कार्य लगभग 2 वर्षों में पूर्ण करने का लक्ष्य है। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रश्न के बीच में LOD MLD ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण 2012-2013 में कराया गया था, जिसका वर्ष 2016-17 तक नियमित संचालन व संधारण किया जा रहा था। स्थानीय खातेदारों की भूमि पालिका द्वारा किराए पर ली जाकर उक्त प्लांट का ट्रीटेड पानी खातेदारों के खेतों में छोड़ा जा रहा था, जिससे खातेदारों का पालिका के द्वारा उचित मुआवजा राशि का समय समय पर भुगतान किया जा रहा था। तत्पश्चात समय समय पर आबादी विस्तार होने एवं सीवरेज जल स्तर बढ़ने के कारण प्लांट में क्षमता से अधिक गंदा पानी आने के कारण प्लांट तकनीकी रूप से खराब हो गया। नगर पालिका की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं होने के कारण नगर पालिका के द्वारा ट्रीटमेंट प्लांट का दुरुस्तीकरण समय पर नहीं करवाया जा सका। योजना के लिए 129 करोड़ 50 लाख की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है, जिसके अंतर्गत नोखा शहर में निम्न मुख्य कार्य प्रस्तावित हैं। पहला, मल जल शोधना संयंत्र यानी कि STP, और 2 7 MLD का 1 और 5 MLD का 1, सीवरेज पंपिंग स्टेशन SLP 1 4 MLD का, और सीवरेज लाइन 10 किलोमीटर तक। जहाँ तक पेयजल का सवाल है, पेयजल में ट्रांसमिशन व जल वितरण पाइपलाइन 314 किलोमीटर और स्वच्छ जलाशय 3 नग, हाउस सर्विस कनेक्शंस 14,230। विभागीय आदेश दिनांक 25/8/21 तक गठित राजस्थान शहरी विकास निधि द्वितीय में उपलब्ध राशि में से ऋण सिकों की राशि 50 लाख रुपए ऋण स्वीकृत करने की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसी प्रकार प्रकरण में तत्कालीन जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान कर उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
नगर पालिका नोखा के वार्ड नंबर 5 में पूर्व समय से निर्मित ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी का दुरुस्तीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा आगामी पखवाड़े तक उक्त प्लांट सुचारू रूप से क्रियाशील हो जाएगा। सरफेस वाटर को एरेटिव विधि से शुद्ध करने के लिए हेतु संबंधित फर्म को कार्यादेश दिनांक 23/11/21 को दिया गया था, जिसके अंदर एरेटिव वाटर लगाने का कार्य भी करवाया जा रहा है। तो ये सब बातें इस प्रकार की है कि जिससे इस समस्या का हल हो जाएगा। तो मेरा अध्यक्ष महोदय आपके आपसे निवेदन है कि जिस प्रकार के माननीय सदस्य ने जो बातें पूछी गई हैं, मैंने उससे भी ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश की है और मैं ये समझता हूं कि आप माननीय सदस्य संतुष्ट होंगे। अगला प्रश्न सतीश पूनिया, प्रश्न संख्या 67, वन मंत्री जी। वन मंत्री जी। खंड 1 प्रदेश में जनवरी 2019 से जनवरी 2022 तक रणथंभौर अभ्यारण्य, सरिस्का अभ्यारण्य एवं मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान आदि अन्य वन्य क्षेत्रों से बाघों के लापता व गुमशुदगी, अवैध शिकार व क्षेत्रीय अधिकार को लेकर आपसी टकराव तथा मौतें होने का वर्षवार विवरण परिशिष्ट 1 के अनुसार है। वर्तमान में बाघों की स्थिति का विवरण परिशिष्ट 2 के अनुसार है। खंड 2 रणथंभौर टाइगर रिजर्व वन क्षेत्र में बाघों के लापता व गुमशुदगी, अवैध शिकार व क्षेत्राधिकार को लेकर आपसी टकराव तथा इनसे मौतें होने के कारणों में जांच भारत सरकार द्वारा दिनांक 13/3/2020 को गठित समिति द्वारा की जा रही है, जिसकी रिपोर्ट अपेक्षित है। वर्ष 2020 में मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में हुई बाघों की मृत्यु के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जांच की गई। प्राप्त जांच रिपोर्ट में बाघ परियोजनाओं के प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए दिए गए सुझावों का परीक्षण कर एक टास्क फोर्स द्वारा परीक्षण किया जा रहा है। सरकार द्वारा खंड 3 सरकार द्वारा बाघों की सुरक्षा हेतु किए जा रहे उपायों का विवरण परिशिष्ट 3 पर संलग्न है। अध्यक्ष महोदय, आज ही दैनिक भास्कर में खबर छपी है और ये सही है कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व में निन्नाणु ने 3 शावकों को जन्म दिया। एक शावक पहले दिखा था, आज वो 3 शावकों के साथ दिखी। इस प्रकार इन अब बाघों का कुनबा है वो 81 से बढ़कर 83 हो गया है। इनमें 33 शावक है। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में परिस्थिति के अनुसार प्रदेश में जनवरी 19 से जनवरी 22 तक रणथंभौर अभ्यारण्य, सरिस्का टाइगर रिजर्व एवं मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान आदि वन क्षेत्रों से बाघों के लापता व गुमशुदगी, उनके अवैध शिकार व क्षेत्राधिकार लेकर आपसी टकराव तथा मौतें होने का विवरण प्रस्तुत कर रहा हूं। जिन बाघों के साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो रहे हैं उनमें रणथंभौर टाइगर रिजर्व के 13 बाघों में से 4 बाघ मृत की श्रेणी में आते हैं तथा शेष की प्राकृतिक कारण से मृत्यु या बाघों का अधिक घनत्व के कारण उत्पन्न दबाव से इस क्षेत्र से पलायन या आपसी टकराव से मृत्यु संभावित है। प्रमाणों के अभाव में निश्चित तौर पर कुछ कहा जाना संभव नहीं है। ज्ञातव्य हो कि नर बाघ T38 वर्ष 2010 में रणथंभौर टाइगर रिजर्व से पलायन कर गया था, जो कि लगभग 10 वर्ष पश्चात माह अक्टूबर
2020 से पुनः वापस रणथंभौर टाइगर रिजर्व में विचरण कर रहा है। जिन बाघों के साक्ष्य प्राप्त नहीं हो रहे हैं उनमें 8 बाघ रणथंभौर कोर, 3 बाघ रणथंभौर बफर और 2 बाघ रणथंभौर टाइगर रिजर्व से बाहर केला देवी अभ्यारण्य में प्रवासरत थे। इसके अतिरिक्त कई बाघ शावकों के साक्ष्य कैमरा ट्रैप में प्राप्त नहीं हो रहे हैं। मादा बाघिन T73 की संभावित मृत्यु के पश्चात यह संभावना है कि उसके 3 शावक भी जीवित नहीं है। मादा बाघिन T84 के विचरण क्षेत्र में 2 वयस्क मादाओं ये 3 वयस्क नर बाघों के विचरण होने से इसके 3 शावकों की क्षेत्रीय संघर्ष में मृत्यु संभावित है। इस प्रकार T60 के 1 शावक व T102 के 1 शावक की क्षेत्रीय संघर्ष में मृत्यु हुई है। इसके अतिरिक्त T111 ने 4 शावकों को जन्म दिया था। वर्तमान में 3 शावकों में से 2 के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। 1 शावक की प्राकृतिक मृत्यु संभावित है। मुकंदरा में बाघिन MT2 की मृत्यु के बाद उसका 1 शावक भी जीवित नहीं रहा है। MT2 के 1 शावक एवं तथा MT4 के 1 शावक के भी कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में 2 बाघों, सरिस्का टाइगर रिजर्व में 1 बाघ और मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में 1 बाघ की प्राकृतिक मृत्यु हुई है। इस प्रकार रणथंभौर टाइगर रिजर्व में 2 बाघों मुकंदरा हिल्स टाइगर में 1 बाघ की इस अवधि में शिकार के कारण टाइगर की मौत का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है। बाघों की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व नर 23, मादा 30, शावक 19, कुल 72। धौलपुर नर 1, मादा 0, कुल धौलपुर में नर 1, मादा 1, शावक 2, कुल 4। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य में नर 1, कुल 1। केला देवी अभ्यारण्य में नर 1, मादा 1, शावक 2, कुल 4। सरिस्का टाइगर रिजर्व में नर 9, मादा 11, शावक 5, कुल 25। मुकंदरा टाइगर रिजर्व मादा 1, कुल 1। इस प्रकार नर 35, मादा 44 और शावक 28, कुल 107 आज भी है। वर्तमान में बाघों की संख्या रणथंभौर टाइगर रिजर्व की वर्ष 1973 में स्थापना के बाद की अब तक की यह अधिकतम संख्या है। वर्तमान में नर एवं मादा बाघ का अनुपात भी 1:1.3 है। वर्तमान में 32 मादा बाघिनों रणथंभौर 30, करौली 1, धौलपुर 1 में से अधिकांश प्रजनन आयु में है, जिसके कारण नए शावकों के जन्म में भी वृद्धि हुई है। वर्ष 19 से 21 के बीच 44 शावकों रणथंभौर 40, करौली 2, धौलपुर 2 का जन्म हुआ है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में वर्ष 2006 से 2014 तक भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून द्वारा किए गए एक शोध में ये उल्लेख किया गया है कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व के रणथंभौर नेशनल पार्क एवं सवाई मानसिंह अभ्यारण्य क्षेत्र में टाइगर घनत्व कैरिंग कैपेसिटी के बराबर पहुंच चुका है। शोध के समय रणथंभौर टाइगर रिजर्व प्रथम के क्षेत्र में 43 वयस्क बाघ थे, जबकि वर्तमान में बढ़कर 23 नर 30 मादा कुल 53 वयस्क बाघ हो गए हैं। वर्ष 2011 में राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा गठित मिसिंग टाइगर के संबंध में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख किया है कि रणथंभौर नेशनल पार्क में 40 से अधिक बाघों की संख्या पार्क प्रबंधन के लिए हमेशा समस्या का कारण रही है। वयस्क होने पर बाघ या तो अपनी टेरिटरी से दूर चले जाते हैं या पूर्व में स्थापित बाघ बाघिन को उनकी टेरिटरी से विस्थापित कर देते हैं। बाघों की बढ़ती संख्या के लिए रणथंभौर टाइगर रिजर्व में पर्याप्त क्षेत्र उपलब्ध नहीं है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाघों की बढ़ती संख्या के कारण बाघों के क्षेत्रीय संघर्ष की घटनाएं में भी वृद्धि हुई है। वर्ष 2021 में ही क्षेत्रीय संघर्ष की 10 से अधिक घटनाएं हुई है, जिनमें 5
124 का मादा टी 125 के आपसी संघर्ष में गंभीर रूप से घायल होने पर टी 124 की कटी हुई जीभ का ट्रैकुलाइज कर उपचार किया गया। रणथंभौर बाघों का ब्रीडिंग ग्राउंड बन गया है, जहां से पैदा होकर बाघ आपस में टेरिटरी के लिए प्रतिस्पर्धारत रहते हैं तथा नए क्षेत्रों की तलाश में कॉरिडोर के माध्यम से उन क्षेत्रों में चले जाते हैं जहां पूर्व में बाघ रहते रहे हैं। इस प्रकार रणथंभौर टाइगर रिजर्व टाइगर की सोर्स पॉपुलेशन के रूप में कार्य करता है, जहां वन्य जीव प्रबंधन एवं टाइगर मॉनिटरिंग सघन रूप से की जाती है। इसके समीपवर्ती क्षेत्र में बफर क्षेत्र घोषित है, जहां पर वन्य जीव प्रबंधन एवं टाइगर मॉनिटरिंग कोर क्षेत्र के स्तर से कम होती है। इसके बाद प्रादेशिक वन क्षेत्र अथवा राजस्व क्षेत्र में बाघों के पलायन करने पर से सिंक पॉपुलेशन माना जाता है, जहाँ वन्य जीव प्रबंधन एवं टाइगर मॉनिटरिंग के प्रभावी प्रबंधन की कोई व्यवस्था नहीं होने से बाघ के जीवित रहने की संभावना बहुत कम हो जाती है। विगत वर्षों के रिकॉर्ड अनुभव से ये स्पष्ट है कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व से इसके समीपवर्ती वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्रों एवं वन क्षेत्रों में यहाँ के टाइगर्स कॉरिडोर से होते हुए भरतपुर, धौलपुर, करौली, कोटा, बूंदी, रामगढ़ विस्तारी वन्य जीव अभयारण्य, बूंदी, मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, कोटा, मथुरा उत्तर प्रदेश, दतिया श्योपुर, कालपुर, ऊनो मध्य प्रदेश पलायन करते रहे। विगत वर्षों में रणथंभौर टाइगर रिजर्व से बाहर पलायन करने वाले बाघों का विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। प्रदेश में जनवरी 19 से 22 तक रणथंभौर अभयारण्य, सरिस्का टाइगर रिजर्व, मुकंदरा हिल्स टाइगर उद्यान आदि वन क्षेत्रों से बाघों के लापता एवं गुमशुदगी, उनके अवैध शिकार और क्षेत्राधिकार लेकर आपसी टकराव तथा मौतें होने के प्रकरणों में जांच, बाघ बाघिनों का प्राकृतिक आयु प्राप्त होने पर मृत्यु होना, अन्य टाइगर्स के साथ आपसी टकराव के कारण मृत्यु होना अथवा अन्य टाइगर्स के दबाव के कारण टाइगर रिजर्व क्षेत्र के बाहर पलायन कर जाना, यह एक सामान्य प्रक्रिया है। प्रत्येक टाइगर की मृत्यु अथवा साक्ष्य नहीं आने की नियमित रिपोर्ट राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण को भेजी जाती है। वन क्षेत्र में बाघों के लापता, गुमशुदगी, मौतों, अवैध शिकार, क्षेत्राधिकार को लेकर आपसी टकराव तथा इनसे मौत होने के प्रकरणों में जांच की स्थिति निम्नानुसार है। अभ्यारण्य का नाम रणथंभौर टाइगर रिजर्व। विवरण: बाघ बाघिनी का प्राकृतिक आयु प्राप्त होने पर मृत्यु होना, अन्य टाइगर्स के साथ आपसी टकराव का मृत्यु होना तथा दबाव टाइगर रिजर्व क्षेत्र के बाहर पलायन कर जाना एक सामान्य प्रक्रिया है। प्रत्येक टाइगर की मृत्यु अथवा साक्ष्य नहीं आने की नियमित रिपोर्ट राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण को भेजी जाती है। राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा रणथंभौर टाइगर के मिसिंग टाइगर्स की जांच के लिए AIGF NTCA बेंगलोर रीजनल डिप्टी डायरेक्टर उत्तरी क्षेत्र वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो एवं श्री आयान साधु प्रोजेक्ट साइंटिस्ट टाइगर सेल भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून की 3 सदस्यीय टीम का गठन 13/3/20 को किया गया है, जिसकी जांच प्रक्रियाधीन है और जांच के आदेश की प्रति भी संलग्न 2 पर है। मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में हुई बाघों की मृत्यु के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जे आदेश क्रमांक एफ फॉरेस्ट 2002 पार्ट 1 जयपुर डेटेड 4/8/2020 से श्री योगेंद्र कुमार डक प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास राजस्थान जयपुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दी गई है। जांच रिपोर्ट में बाघ परियोजनाओं के प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए दिए गए सुझावों के परीक्षण हेतु टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है। बाघों की सुरक्षा हेतु किए जाने वाले उपाय: बाघ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए एक रणनीति पत्र तैयार किया जाकर सरकार से स्वीकृत हो चुका है।
इस रणनीति पत्र का क्रियान्वयन किया जा रहा है। वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु अधीनस्थ स्टाफ के साथ बॉर्डर होमगार्ड एवं स्थानीय वॉलंटियर्स तैनात किए गए हैं। इस वर्ष वन्य जीव प्रभाग में 299 अतिरिक्त बॉर्डर होमगार्ड नियोजित किए जाकर उनके साथ सघन गश्त की जाती है। रिक्तियों को भरने व अतिरिक्त कार्मिकों को नियोजित करने की कार्रवाई प्रगतिरत है। अलग अलग स्थानों पर ई सर्विलांस टावर और ड्रोन कैमरों का उपयोग कर वन क्षेत्रों की मॉनिटरिंग की जाती है, जिसे संसाधनों की उपलब्धता के अनुरूप बढ़ाया जाएगा। सुरक्षा हेतु परिचय क्षेत्र में पेट्रोलिंग रूट कच्चे वन पथ के मिसिंग लिंक का निर्माण कराया गया है। परिधि क्षेत्र के संवेदनशील स्थानों पर नई चौकियों का निर्माण कर पुरानी बंद चौकियां पुनरुद्धार कर आबाद किया गया है। रणथंभौर में बदलाव, जैतपुर इत्यादि तथा सरिका में बफर क्षेत्र में कार्य कराए जा रहे हैं। अन्य क्षेत्रों में भी इसी प्रकार सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। व्यवस्थित रूप से पेट्रोलिंग रूट बनाकर स्टाफ द्वारा उन पर रात्रि दिन में गश्त की जाती है, जिसे और सुदृढ़ करने हेतु संसाधनों की व्यवस्था की जा रही है। गर्मी के समय वन्य जीवों के लिए सोलर पंप व अंडरग्राउंड पाइपलाइन के माध्यम से बेहतर जल प्रबंधन किया गया है, जिसके कारण इस समय बाघों का पलायन रोका जा सके। अन्य क्षेत्रों में भी ये कार्रवाई की जा रही है। टाइगर रिजर्व क्षेत्रों में पर्यटन के दबाव को कम करने के उद्देश्य से रोटेशन पॉलिसी के आधार पर अन्य महत्वपूर्ण संवेदनशील क्षेत्रों जैसे बदलाव, सरिस्का बफर, मुकदरा बफर इत्यादि में पर्यटन रूट खोला जाना भी प्रक्रियारत है। बाघों की सुरक्षा हेतु राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देश एवं फेज 4 प्रक्रिया अनुसार 24/7 बाघों की मॉनिटरिंग कैमरा ट्रैप व MSTRI PES ऐप का उपयोग कर की जा रही है, जिसको अन्य क्षेत्रों में भी बढ़ाया जाएगा। बाघों के बढ़ते हुए कुनबे को ध्यान में रखते हुए एक दीर्घकालीन योजना बनाने हेतु 10/8/2021 के एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। माननीय सदस्य चेयर ऑन लेग। माननीय सदस्य पार्लियामेंटेरियन हो, आपका प्रोटेस्ट का और तरीका भी हो सकता है। आपका गला खराब हो जाएगा, आपको जाके भाषण देना है, आप अपनी प्रोटेस्ट को दूसरे तरीके से करें और आपका प्रोटेस्ट रिकॉर्ड किया जाएगा। आप शांतिपूर्ण बैठ कर अपना प्रोटेस्ट करें। आप इस प्रोटेस्ट का, मैं आपसे निवेदन करूंगा, प्रोटेस्ट का दूसरा तरीका भी सोचें। आप प्रोटेस्ट का दूसरा तरीका भी सोचें। मंत्री का जवाब का तरीका भी समझ में आ गया तो प्रोटेस्ट का तरीका, माननीय सदस्य, मंत्री का जवाब का तरीका भी समझ में आ गया, प्रोटेस्ट का तरीका समझिए। मेरा आपसे निवेदन है, आप अपना प्रोटेस्ट रखें, शांतिपूर्ण बैठकर अपना प्रोटेस्ट रखें, फिर अपना तरीका निकालें। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय राजेंद्र राठौर साहब, इधर चेयर, इधर उधर चेयर नहीं है। आप बहुत गलत परंपरा डाल रहे हो। आपको प्रोटेस्ट करना है तो चेयर के सामने करना है, उनके सामने नहीं करना। उस दिन भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई, फिर आप प्रोवोक करोगे, फिर प्रॉब्लम होगी। आपको प्रोटेस्ट मेरे सामने करना, आप करिए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आपके प्रोटेस्ट की गंभीरता को ये भी सोचे, बहुत पुराने आदमी है, प्रोटेस्ट का कोई दूसरा तरीका भी हो सकता है। ये आपके हाथ में लिखा हुआ है। आपसे मेरा अनुरोध है, आपका गला खराब हो जाएगा। माननीय सदस्य, किसी की बीपी बढ़ जाएगी, डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। आप सबसे निवेदन है, आप प्रोटेस्ट का दूसरा तरीका निकालें। आप प्रोटेस्ट का, आपकी प्रोटेस्ट को करें, लेकिन दूसरा तरीका भी सोचें, जिससे आपका प्रोटेस्ट भी हो सके, आपका स्वास्थ्य भी ठीक रह सके, आपका स्वास्थ्य भी ठीक रह सके, आप अपनी पार्टी में जाके भाषण भी दे सको, सब चीजें ठीक रख सको। मेरा आपसे निवेदन है, मेरा आपसे सानुरोध प्रार्थना है, मेरी आपसे सानुरोध प्रार्थना है, आप प्रोटेस्ट के तरीके को बदलें, जिससे नहीं बदले। धन्यवाद। अगला प्रश्न मंत्री। प्रदेश में 1 फरवरी 2022 को कुल
54,106 बेरोजगार पंजीकृत हैं। जिलेवार विवरण परिशिष्ट ए पर संलग्न है। खंड 2 उक्त पंजीकृत बेरोजगारों में से कुल 6,11,831 बेरोजगार युवाओं ने मुख्यमंत्री युवा संबल योजना अंतर्गत बेरोजगारी भत्ते हेतु आवेदन किया, जिनमें से 31 जनवरी 2022 तक कुल 4,02,826 आशार्थियों को लाभान्वित किया गया। जी हां, सरकार बेरोजगारी भत्ते से वंचित पात्र बेरोजगारों को भी बेरोजगारी भत्ता देने का विचार रखती है। वर्तमान में इस योजना में संपूर्ण प्रदेश में एक समय में अधिकतम लाभार्थियों की सीमा 2 लाख है। विभिन्न कारणों से बेरोजगारी भत्ता बंद किए जाने पर लाभान्वित की अधिकतम सीमा तथा लाभ प्राप्त कर रहे लाभार्थियों के अंतर को शेष रहे वेरीफाई किए जा चुके आवेदनों में से वरीयता के आधार पर स्वीकृत किया जा रहा है। एक सतत प्रक्रिया है। बजट घोषणा 2021-22 के बिंदु 56 के अनुसार आशार्थियों को 3 माह राजस्व विभाग के 4 घंटे की इंटर्नशिप करवाते हुए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इस हेतु दिनांक 27/10/2021 को नवीन दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। जिलेवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट ब पर संलग्न है। प्रदेश में वर्तमान में ऐसा कोई आशार्थी विभाग की जानकारी में नहीं है जो सरकारी नौकरी लगने के बाद भी बेरोजगारी भत्ता उठा रहा है। यदि इस तरह का प्रकरण ध्यान में आता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, रजिस्टर्ड बेरोजगारों की जो सूची है, खंड ए में अजमेर 44,615, अलवर 1,16,687, बांसवाड़ा 30,851, बारां 31,030, बाड़मेर 24,667, भरतपुर 75,315, भीलवाड़ा 31,727, बीकानेर 41,981, बूंदी 31,838, चित्तौड़गढ़ 19,624, चूरू 68,180, दौसा 74,895, धौलपुर 28,415, डूंगरपुर 22,129, गंगानगर 54,791, हनुमानगढ़ 61,891, जयपुर 1,73,383, जैसलमेर 8,027, जालोर 21,287, झालावाड़ 30,313, झुंझुनू 96,346, जोधपुर 65,321, करौली 46,146, कोटा 46,918, नागौर 82,384, पाली 33,339, गुनसट प्रतापगढ़ 12,255, राजसमंद 14,368, सवाई माधोपुर 41,829, सीकर 1,35,348, सिरोही 17,429, टोंक 37,668, उदयपुर 33,070। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें से ग्रेजुएट और पीजी स्नातक एवं अधिस्नातक आशार्थियों का जिलेवार विवरण: अजमेर 32,930, अलवर 90,867, बांसवाड़ा 26,504, बारां 27,190, बाड़मेर 19,485, भरतपुर 56,754, भीलवाड़ा 23,908, बीकानेर 31,556, बूंदी 27,094, चित्तौड़गढ़ 15,142, चूरू 60,955, दौसा 63,619, धौलपुर 19,468, डूंगरपुर 19,421, गंगानगर 41,900, हनुमानगढ़ 54,295, जयपुर 1,50,186, जैसलमेर 5,960, जालोर 18,079, झालावाड़ 22,466, झुंझुनू 80,387, जोधपुर 49,907, करौली 38,550, कोटा 37,280, नागौर 73,286, पाली 26,408, प्रतापगढ़ 10,206, राजसमंद 11,742, सवाई माधोपुर 34,486, सीकर 1,23,241, सिरोही 13,859, टोंक 31,015, उदयपुर 26,165। माननीय अध्यक्ष महोदय, डिटेल इस प्रकार है। कुल 16,54,000 बेरोजगारों में से स्नातक अधिस्नातक 13,64,290 आवेदन प्राप्त हुए ऑनलाइन 6,51,949। इनमें से 4,02,826 कुल लाभान्वित हैं। 1,97,717
वर्तमान में लाभान्वित चल रहे हैं। 1,90,661 के फॉर्म क्लियर होकर आवेदन लंबित हैं। 7,768 के ऊपर जांच हेतु लंबित हैं। बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करके जो लोग जिनका नाम वो उन संख्या 2,05,109 है। मान्य 50,714 फॉर्म निरस्त किए गए हैं। निरस्त करने की प्रक्रिया जो है उसके कुछ नियम हैं। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 1 वर्ष के अधिकतम 2 लाख पंजीकृत स्नातक तथा योजना अंतर्गत पात्र आशार्थियों को बेरोजगारी भत्ता देकर लाभान्वित किया जाएगा। निम्न कारणों से बेरोजगारी भत्ता आवेदन निरस्त किया जाता है। निर्धारित अधिकतम आयु सीमा पूर्ण होने के कारण भत्ता स्वीकृत की अधिकतम समय सीमा 2 वर्ष पूर्ण होने पर लाभार्थी को रोजगार प्राप्त होने के कारण, लाभार्थी द्वारा अन्य विभागों की योजनाओं का लाभ लेने के कारण, इंटर्नशिप हेतु स्वीकृति प्रदान नहीं किए जाने के कारण, कौशल प्रशिक्षण हेतु स्वीकृति प्रदान नहीं किए जाने के कारण, नियमन शिक्षा प्राप्त करना, परिवार की आय 2 लाख से अधिक होना। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये 2021 के अंदर नई योजना बनी जिसके नियम इस प्रकार है। योजना मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, पारिवारिक आय कुल वार्षिक आय में जन आधार कार्ड के अनुसार माता पिता, पति पत्नी, सास ससुर तथा अवयस्क बच्चों की आय सम्मिलित है। बेरोजगार योजना के निर्धारित पात्रता में आने वाले राज्य के मूल निवासी स्नातक एवं समकक्ष योग्यताधारी बेरोजगारी को जो आवेदन की तिथि के स्थानीय रोजगार कार्यालय में पंजीकृत हो परंतु आवेदन तिथि उस रोजगार प्राप्त नहीं हुआ हो अथवा स्वयं का रोजगार नहीं कर रहा हो, योग्यताधारी राजस्थान राज्य में स्थित विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों से मान्यता प्राप्त कॉलेज स्नातक डिग्री व समकक्ष डिग्री बेरोजगारी भत्ता, पात्र बेरोजगारों को इंटर्नशिप व कौशल प्रशिक्षण के साथ दिया जाने वाला भत्ता, कौशल प्रशिक्षण। माननीय मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में कौशल प्रशिक्षण के अभिप्राय राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम से प्राप्त प्रशिक्षण से है। जो प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थी को रोजगार प्राप्त करने के योग्य बनाए। ये प्रशिक्षण 3 माह से न्यूनतम न हो। व्यवसायिक पाठ्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में व्यवसायिक पाठ्यक्रम से तत्पर ऐसा पाठ्यक्रम जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, बोर्ड, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से उत्तीर्ण व्यवसायिक पाठ्यक्रम जो शिक्षार्थी को संबंधित क्षेत्र में रोजगार के योग्य बनाता हो। इंटर्नशिप, कार्य के साथ सिखाने की वह अवधि जब कोई विद्यार्थी या स्नातक डिग्री प्राप्त बेरोजगार व्यक्ति व्यवहारिक कार्य अनुभव प्राप्त करता है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना अंतर्गत इंटर्नशिप से अभिप्राय यह है कि बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाला आशार्थी प्रदेश के किसी भी राज्य के विभाग, राज्य के उपक्रम में व्यवहारिक कार्य अनुभव हेतु प्रति दिवस 4 घंटे अपनी सेवाएं देगा। इंटर्नशिप में चिरंजीवी योजना के हर अस्पताल में हेल्प डेस्क बनाकर वहां पर लाभार्थियों द्वारा कार्य करवाया जा सकता है। 181 पर आने वाले शिकायतों के निस्तारण में फिजिकल वेरिफिकेशन का किसी भी इनसे कार्य भी इनसे करवाया जा सकता है। पात्रता, प्रार्थी राजस्थान प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। राजस्थान राज्य में स्थित विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक डिग्री होनी चाहिए। राज्य से इतर अन्य राज्य में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय द्वारा पृथक स्नातक डिग्रीधारी महिला का विवाह राजस्थान राज्य के मूल निवासी से होने पर उक्त महिला पात्र होगी। आवेदन के समय प्रार्थी राजकीय निजी क्षेत्र में सेवारत नहीं हो, प्रार्थी के पास स्वरोजगार भी नहीं हो। आयु सीमा, भत्ता प्राप्त करने की पात्रता हेतु कोई न्यूनतम आयु सीमा नहीं होगी परंतु अधिकतम आयु सीमा सामान्य आशार्थियों के लिए 30 वर्ष, अनुसूचित जाति, जनजाति, ट्रांसजेंडर, महिला एवं विशेष योग्यजन आशार्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष होगी। प्रार्थी आवेदन की तिथि में पूर्ण स्थानीय रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना आवश्यक है। एक से अधिक रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होने पर प्रार्थी को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। प्रार्थी वर्तमान में अन्य किसी राजकोष से किसी प्रकार का भत्ता, छात्रवृत्ति या किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं प्राप्त कर रहा हो। प्रार्थी किसी भी राजकीय विभाग या संस्थान द्वारा किसी भी पद से बर्खास्त नहीं किया गया हो। बेरोजगारी भत्ता प्रार्थी को अधिकतम 2 वर्ष की अवधि अथवा उसके स्वनियोजन प्राप्त करने तक की अवधि
जो भी पहले हो के लिए स्वीकार्य होगा। इस योजना के इंटर्नशिप अथवा स्वरोजगार आशार्थियों के लिए यह बात लागू नहीं होगी। आवेदक द्वारा इंटर्नशिप नहीं करने पर भत्ता बंद कर दिया जाएगा। भत्ता प्राप्त करने के दौरान प्रार्थी का रोजगार कार्यालय में पंजीयन निरंतर जारी रहना चाहिए। यदि एक परिवार से एक बेरोजगारी है तथा वे इस योजना के तहत योग्य है तो उसमें से जन आधार कार्ड के अनुसार अधिकतम 2 व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता देय होगा। प्रत्येक वर्ष में अधिकतम 2 लाख युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देकर लाभान्वित किया जाएगा, जो पात्रता की शर्तों के अनुसार अधिकतम 2 वर्ष की अवधि तय देय होगा। प्रतिवर्ष 1 जुलाई को पात्रता होने वाले युवाओं का चयन स्वतः पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा तथा 2 लाख से अधिक पात्र आवेदक होने की स्थिति में अधिक आयु वाले आवेदकों को वरीयता दी जाएगी। यदि 1 जुलाई को 2 लाख से अधिक आवेदक प्राप्त होते हैं तो इनमें से अधिक आयु के 2 लाख युवाओं को भत्ता प्राप्त कर रहे युवाओं सहित चयन कर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। 2 लाख में से शेष युवाओं का चयन आगामी 1 जनवरी को किया जाएगा। यदि 1 जुलाई 2 लाख से कम आवेदक प्राप्त रखता है तो उन सभी को चयनित कर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। आवेदन करने हेतु पोर्टल के वर्ष में एक बार 1 अप्रैल 30 जून तक खोला जाएगा। पूर्व में संचालित मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2019 के तहत वर्तमान में भत्ता प्राप्त कर रहे आशार्थी शेष के लिए इंटर्नशिप एवं कौशल प्रशिक्षण के साथ नवीन दरों पर दिया जाने वाला भत्ता प्राप्त कर सकेंगे। 1 जनवरी 2022 को सभी को कौशल प्रशिक्षण एवं इंटर्नशिप करना अनिवार्य होगा, किंतु पूर्व में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त आवेदक को कौशल प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होगी। अपात्रता: इस योगदान के अंतर्गत निम्न प्रकार के आशार्थी बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए अपात्र होंगे। वे बेरोजगार इंजीनियर्स जो कि राज्य सरकार की बेरोजगार इंजीनियर्स की बगैर निविदा आमंत्रित किए जाने की योजना के तहत पात्रता रखते हैं तथा जिनके द्वारा इसका लाभ लिया जा रहा है। इस प्रकार के बेरोजगार जो कि स्नातक उपाधि के पश्चात भी किसी संस्थान में नियमित अध्ययन कर रहे हैं। इस प्रकार के बेरोजगार जो कि किसी अन्य योजना जैसे कि PMGSY, MN नरेगा के तहत लाभ प्राप्त कर रहे हैं। मनरेगा अथवा BOCW के निर्माण श्रमिक के तौर पर पंजीकृत बेरोजगार स्नातकों को भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे बेरोजगार स्नातक जिसकी पारिवारिक वार्षिक आय 2 लाख रुपए से अधिक हो, पूर्व में प्रचलित अक्षत योजना 2007, अक्षत योजना 2009, अक्षत योजना 2012 या मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 19 में भत्ता प्राप्त कर चुके आशार्थियों की इस योजना में अपात्र होंगे। जिनको किसी सरकार विभाग या संस्था द्वारा पदच्युत कर दिया गया हो, जिनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज हो, जो सरकारी निजी क्षेत्र में सेवानिवृत्त हो या जिनका स्वयं का रोजगार हो, जो केंद्र या राज्य सरकार की किसी भी अन्य योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति सहायता का ना प्राप्त। चलिए यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।